Hello friends, I am Dr. Bhavna Mittal. I am a gynecologist and obstetrician. मैं शिवम सर्जिकल एंड मैटरनिटी सेंटर जो कि ईस्ट दिल्ली में लोकेटेड है, यहाँ पिछले 20 वर्षों से इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट का यही उद्देश्य होता है, कोई लेडी उनके पास एक स्वस्थ प्रेगनेंसी लेकर आए तो वो उनके हाथ में एक स्वस्थ बच्चा डिलीवर करे 9 महीने के बाद। हर कोई चाहता है उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। सभी पेशेंट्स का यही लक्ष्य होता है कि हमारे 9 महीने अच्छे से गुजरें और अंत में हमें नॉर्मल डिलीवरी से एक स्वस्थ बच्चा प्राप्त हो। पर कई बार ऐसा नहीं हो पाता। कई बार ऑपरेशन यानी कि सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा क्यों है? तो आज की चर्चा हम इसी विषय पे कर रहे हैं। हम यही बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि पहले सभी की नॉर्मल डिलीवरीज होती थी और आजकल सिजेरियन का दर बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस बात की चर्चा हम कुछ टॉपिक्स में डिवाइड करके करेंगे। ये तैयारी शुरू होती है प्रेगनेंसी होने से पहले भी। तो ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो हम प्रेग्नेंट होने से पहले ले सकते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल रहे और डिलीवरी भी नॉर्मल हो। फिर प्रेगनेंसी के शुरू के महीने में ऐसा क्या खान पान लेना है, ऐसी क्या दिनचर्या रखनी है, क्या एक्सरसाइजेस करनी है कि हमारा शरीर लास्ट के लिए तैयार हो जाए। और फिर 9वां महीना लगते ही कोई खास एक्सरसाइजेस, कोई खास रूटीन हमें फॉलो करना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो उन पे भी हमें ध्यान देना है। कुछ गलत फहमियाँ भी हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, हमारे बड़े बूढ़े दोस्त फ्रेंड्स हमें बताते हैं और हम बिना परखे उन बातों को फॉलो भी कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ फैड्स, मतलब कि कुछ मिथ्स कि जो डिलीवरी से रिलेटेड हैं, जो हम आंख बंद करके फॉलो करते हैं, वो करने भी चाहिए कि नहीं, या ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो नहीं करने चाहिए, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि क्या ऐसी भी कोई कंडीशंस हैं जहाँ हमें अगर डॉक्टर सलाह देता है कि ऑपरेशन ही होना चाहिए तो हमें ज़्यादा ज़िद नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी का नहीं ट्राई करना चाहिए, जहाँ पे सेफ़ नहीं है नॉर्मल डिलीवरी होना। तो आइए एक एक करके इन सभी विषयों पे बात करते हैं। कभी भी प्रेगनेंसी की तैयारी प्रेगनेंसी से पहले शुरू होती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर है कि आप अपने शरीर को तैयार करें, उस चीज़ के लिए तैयार करें इन टर्म्स ऑफ डाइट। आपकी डाइट में सभी तरह के पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स की सही मात्रा होनी चाहिए। आपका बॉडी वेट या फिर बॉडी मास इंडेक्स वो सही होना चाहिए। दैट मीन्स एक आइडियल इंडियन फीमेल के लिए बॉडी मास इंडेक्स 20 से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही आपकी फिटनेस, आपकी जो बॉडी है वो स्वस्थ हो। आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, कम से कम 1 घंटा कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस पे हमको स्पेंड करना चाहिए। इससे आपका लंग्स का ऑक्सीजनेशन लेवल, आपकी बॉडी की फिटनेस, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बनती है। अगर यही सब चीज़ें ठीक होंगी तभी आप लास्ट में एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर पाएंगे। चलिए ये समझिए, प्रेगनेंसी तो हो गई। तो अब शुरू के 6 महीने में हमें क्या करना है कि हमारी बॉडी तैयार हो जाए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आप रेगुलर डॉक्टरी विजिट करें, डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से दवाइयाँ वगैरह लें। अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं बियर कर पाएंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि हम डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से मेडिसिन, टेस्ट सब कुछ कराएं, जिससे कि हमारा 9 महीना पहले अनइवेंटफुल निकले और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो प्रेगनेंसी में। लास्ट में जब आप नियर अबाउट 9th मंथ पे पहुंच जाते हैं, 8 महीना आपका सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है एंड यू आर रेडी फॉर डिलीवरी, तब आपको क्या क्या करना है। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, जैसे वॉकिंग इज़ अ वेरी सेफ एक्सरसाइज। किसी को कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो लेकिन अगर वो तब भी वॉक कर सकता है। वॉकिंग मीन्स एक 10 to 15 मिनट्स दिन में 2-3 बार आप वॉक करें। वॉक करने से बच्चे का सर नीचे आने में हेल्प होती है और डिलीवरी में भी मदद होती है। इसके अलावा हम कहते हैं स्क्वाटिंग एक्सरसाइजेस। स्क्वाट का मतलब है कि आप 2 पैरों पे उकड़ू बैठिए। आप दिन में 3 बार 5-5 स्क्वाट्स कर सकते हैं, मतलब 5 मॉर्निंग में, 5 आफ्टरनून में, 5 नाइट में। तो 15 स्क्वाट्स पर डे आप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको नीचे बैठना है 2 पैरों पे और 30 सेकेंड्स बैठे रहना है
और फिर आप खड़े हो जाएंगे। इस तरह से आप 5 टाइम्स एक बार करेंगे और ऐसे 3 सेट्स सुबह दोपहर शाम करेंगे, ठीक है। जैसे कि पुराने ज़माने में कहते थे पोछा लगाना, तो दैट ऑल्सो मीन्स सेम थिंग कि आप उकड़ू बैठ रहे हैं, कुछ समय तक आप उकड़ू बैठ रहे हैं। बट इट इज़ पॉसिबल कि अगर आप रूटीन में इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं तो हो सकता है कि आप ये हैवी फिजिकल वर्क ना कर पाएँ, तो आप उसको एक एक्सरसाइज के रूप में स्क्वाट्स के रूप में कर सकते हैं। या फिर अगर आप हाउस होल्ड वर्क में कंफर्टेबल हैं तो पोछा लगाना या फिर कोई लाइट हल्के कपड़े वॉश करना, इस टाइप रूप में भी आप स्क्वाटिंग कर सकते हैं। देन देयर आर सम बटरफ्लाई एक्सरसाइज इन योगा। बटरफ्लाई आसन होता है जिसमें आप इसके कई वीडियोस होते हैं ऑनलाइन, या फिर आप किसी स्पेसिफिक टीचर के थ्रू इसको लर्न कर सकते हैं। ये भी आपकी पेल्विक मसल्स को ओपन करने में और डिलीवरी में हेल्प करता है। और भी कई योगासन हैं जो हेल्प करते हैं। इवन योगिक प्राणायाम, अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ओम विलोम कर रहे हैं, तो ये सब भी आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करते हैं, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी इंक्रीज़ करते हैं। जब आप लेबर में होते हैं, जब आपको बियर डाउन करने की ज़रूरत है, अगर आपके लंग्स एक्सपैंडेड हैं, खुले हुए हैं, तो आप ज़्यादा उस सिचुएशन में कोऑपरेटिव हो सकते हैं डॉक्टर के साथ। तो ये तो वो एक्सरसाइजेज हैं जो आप लास्ट में कर सकते हैं। अब गलत फहमियाँ क्या हैं? कुछ लोगों का कहना है कि घी खाने से बच्चा नीचे फिसल जाता है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इनफैक्ट ऐसा तो साइंटिफिकली नहीं समझ में आता कि कोई आदमी घी खाएगा तो बच्चा कैसे नीचे स्लिप हो जाएगा। और कई बार अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जैसे कि बीपी है, शुगर है, तो एक्सेसिव घी इंटेक या फिर ऑयली फूड इंटेक से आपकी कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज़ हो सकती है। सो जो भी आप फूड इंटेक लें वो सोच समझ कर लें, किसी डॉक्टर से पूछ के लें कि वेदर आपकी प्रेगनेंसी के हिसाब से आपकी डाइट में ये चीज़ें फॉल कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ दीज थिंग्स कि हम कोई भी फूड में, या फिर कभी कभी कोई लोग कुछ दवाइयाँ लेते हैं जो कि आयुर्वेदिक होती हैं, जिनके कंटेंट्स नोन नहीं होते हैं, जस्ट इस डेस्परेशन में कि किसी भी तरीके से हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेकिन जब तक हमें किसी दवाई का सही पता ना हो, उसके देने वाले की नॉलेज का हमें सही पता नहीं हो, तो हमें कहीं से भी दवाई लेके सब कुछ नहीं ले लेना चाहिए। बिकॉज हमारे अंदर एक पूरा परिपक्व 9 महीने का बच्चा है। कोई भी दवाई हम लेंगे तो वो बच्चे पे भी बुरा असर डाल सकती है। रेयरली हम लोगों ने देखा है कि कई बार लोग ऐसी कोई मेडिकेशंस लेके और लास्ट में एक अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस में टर्न हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको मना करें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। ये बात सुनते ही हर आदमी को ये लगता है कि शायद हमें डॉक्टर ठीक बता भी रहे हैं कि नहीं बता रहे। हो सकता है हमारी हो सकती है, लेकिन हो सकता है डॉक्टर ऑपरेशन की तरफ जोर क्यों दे रहे हैं ज़्यादा। ये सोचना आपका बिल्कुल जायज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम आप समझदार हैं, आप अपने केस को खुद जानते हैं, आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन चल रही है, जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा ज़्यादा कमज़ोर है, जिसको हम डॉक्टरी टर्म्स में IUGR बोलते हैं, या फिर बच्चे का वज़न एक्सेसिव है, ज़्यादा है, जैसे मैक्रोजोमिक बेबीज़ जो होते हैं, या फिर किसी मेडिकल कंडीशन जैसे बीपी, शुगर के रहते इट इज़ नॉट सेफ़ कि आप नॉर्मल डिलीवरी करें, या आपका पहले ऑपरेशन हो चुका है, पहले सिजेरियन हो चुका है और आपके टाँकों पे दबाव पड़ रहा है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है और आपको डॉक्टर जेन्युइनली सलाह दे रहे हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी चाहिए, तो उस बात पे ध्यान से सोचें। इस बात पे ज़्यादा जोर ना दें कि हर हाल में हर रिस्क लेकर हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। आजकल हर आदमी 1 या 2 बच्चे ही करना चाहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो प्रेगनेंसी सही तरह से पूरी हो, बच्चा स्वस्थ हमारे हाथों में आए। एक तरह से मान के चलें तो नॉर्मल डिलीवरी वो है जिसमें बच्चा और माँ नॉर्मल रहें लास्ट में। ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिलीवरी नॉर्मल रास्ते से हो या ऑपरेशन से हो। एम ये है कि दोनों स्वस्थ रहने चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों पे ध्यान दीजिए, और नॉर्मल हो नहीं हो ये तो आखिर आप ही के हाथ में है।